चलिए आज हम चतुर्भुज पाठ चतुर्भुज का परिचय देंगे। इसमें क्या है, चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज देखिए किस प्रकार बनता है। अगर चार बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनता है, हमें चतुर्भुज मिलता है। लेकिन उन बिंदुओं को मिलाने का क्या तरीका होना चाहिए, ये हम इस फिगर के द्वारा आपको बताते हैं। इसमें हमने चार तरीके से चार बिंदुओं को अरेंज किया है और उन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि चतुर्भुज हमें किस तरीके से मिल सकता है। तो पहली पहली फिगर में हम देखेंगे ये हमारे चार बिंदु हैं और चार बिंदु इस तरीके से अरेंज है कि ये संरेख मतलब एक ही लाइन में है। तो अगर हम इन चार बिंदुओं को मिलाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, एक रेखा मिलती है। तो इस तरीके से अगर हमने अरेंज किए चारों बिंदुओं को तो हमें क्या मिला है, एक रेखाखंड मिला है। इस संरचना को क्या कहेंगे, रेखाखंड। और दूसरी फिगर में देखिए, दूसरी फिगर में तीन बिंदु तो संरेख है, यानी कि तीन बिंदु एक रेखा में है और एक बिंदु असंरेख यानी कि वो लाइन में नहीं है, इन तीन बिंदुओं की लाइन में नहीं है। तो अगर हम इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं, इस प्रकार हमने इन चारों बिंदुओं को मिला दिया। तो देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर से हमें क्या लगता है कि ये क्या तैयार हुआ है, हमारा त्रिभुज। तो इस रचना को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। रचना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस बिंदुओं द्वारा तैयार की गई संरचना को क्या कहते हैं, रचना करना कहते हैं। तो अब देखिए तीसरी फिगर है हमारी। तीसरी फिगर में क्या है, तीन बिंदु असंरेख हैं, मतलब तीन बिंदु क्या है, अलग अलग लाइन पर हैं, एक लाइन में कोई भी बिंदु नहीं है। तो अगर हम इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये देखिए हम आपके सामने मिलाया है इन चारों बिंदुओं को। तो देखिए हमें क्या मिलती है, कौन सी आकृति मिलती है, इसे कहते हैं चतुर्भुज। तो हमें कौन सी आकृति मिल गई, इस आकृति को कहते हैं हम चतुर्भुज, यानी कि चार बिंदुओं द्वारा बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और इस प्रकार हमारी ये चौथी फिगर है। चौथी फिगर में भी हमने क्या किया है, तीन बिंदु असंरेख मतलब तीन बिंदु एक लाइन में नहीं है। तो अगर हमें इन्हें मिलाना पड़ता है तो हमें कौन सी आकृति मिलती है, ये देखिए ये आकृति भी हमारी एक चतुर्भुज की है। लेकिन इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम पतंग कहते हैं, क्योंकि ये पतंग के आकार की आकृति होती है, इसलिए इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि अगर हम चार बिंदुओं को इस तरीके से अरेंज करें जो कि असंरेख हो और उन्हें मिलाने पर हमें क्या मिलता है, चतुर्भुज मिलता है। इसी तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि तीन बिंदुओं को मिलाने पर क्या होता है, असंरेख तीन बिंदुओं को मिलाने पर जो बंद आकृति मिलती है वो होती है त्रिभुज। देखिए अभी हमने सीखा कि चतुर्भुज बनता किस तरह है, लेकिन अब चतुर्भुज बनना तो हमें पता चल गया कि किस तरह बनता है। अब चतुर्भुज में होता क्या क्या है ये हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो एक चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, अगर आमने सामने के बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं। तो क्या होता है, एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं और क्या होता है, इसमें चार हमारे क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं और चार ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो चलिए हम इसे लिख के बताते हैं। तो चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं चार होती हैं। और कौन कौन सा नाम है इनका, इस फिगर में इन भुजाओं का, इसमें नाम है ए बी, भुजा बी सी, भुजा डी सी और भुजा ए डी या डी ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार क्या है, हमें चार भुजाएं होती हैं उस एक चतुर्भुज में। और क्या होता है,
4 भुजाएं और शीर्ष कितने होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए शीर्ष कहाँ पर बनते हैं। जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो आप फिगर देख के बता सकते हैं कि इसमें कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 शीर्ष होते हैं और इन शीर्षों के नाम क्या हैं, A B C और D। अब शीर्ष के बाद में क्या आता है हमारा, शीर्ष के बाद में हम कोण देखते हैं। एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, कोण भी 4 होते हैं। कोणों के नाम क्या हैं, फिगर में देख के बता सकते हैं आप। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, जो कि हमें फिगर में भी देखने से पता चल रहा है। आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने, 2 विकर्ण होते हैं। कितने, 2 विकर्ण, और इनके नाम क्या हो जाएंगे, AB और AC। तो ये होती है चतुर्भुज में सारी चीजें। 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो इसमें पहला आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। इस चित्र में क्या है, AB CD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है और जिसमें AB भुजा DC भुजा के समांतर है। AB भुजा DC भुजा के समांतर है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर होनी चाहिए। ऐसे चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज होते हैं। अगर हम इन दोनों रेखाओं को कितनी भी दूरी तक आगे तक बढ़ाया जाए तो हम क्या देखेंगे कि ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसलिए क्या हो गई है, ये रेखाएं दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इस चतुर्भुज में एक आमने सामने की 2 भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि AB भुजा किसके समांतर होगी, समांतर होगी DC के, और AD भुजा BC के। AD समांतर होगी BC के। तो इस प्रकार क्या हुआ, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर भी होती हैं, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। यानी कि कह सकते हैं हम सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AB बराबर होगी DC के और AD बराबर होगी BC के। और इसके अंदर जो दोनों विकर्ण बनते हैं, और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित हो रहे हैं ये, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। यानी कि AO बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के, और OA बराबर होगा, समद्विभाजित करता है ये आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, OA बराबर होगा OC के, और
बी ओ बराबर होगा ओ डी के। ठीक है, और इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं, कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, और वो सॉरी सी के, कोण सी के, क्योंकि कोण ए के सामने का कोण क्या है, कोण सी है, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो इसकी ये खासियत होती है समान, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और देखिए हम आपको बताना भूल गए थे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए अगर हम इसे आधी फिगर को छुपा दें तो हमें क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है एक त्रिभुज। और अगर हम इस वाले को छुपा दें तो ये भी क्या दिखाई देता है, हमें एक त्रिभुज दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं दो त्रिभुजों को मिलाने पर एक चतुर्भुज बनता है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को। चलिए देखिए आप, जैसा कि हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ही हमने तीन और रखे हुए हैं, जिसे हम एक आयत, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज और रखा है। इसी में रखा है वो, क्योंकि उनकी संरचना कैसी होती है, समांतर चतुर्भुज की तरह ही होती है। तो इन तीनों को हमने इसी का ही अंग माना है और इसी में ही हमने रखा है। तो देखिए आयत हम देख सकते हैं कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जो कि समांतर चतुर्भुज में भी होता है। ये ए बी भुजा किसके बराबर है, डी सी के, और ए डी भुजा बी सी के बराबर है। और इसके दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। लेकिन एक जो इसमें विशेष गुण है वो क्या होता है, इसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसलिए इसे आयत कहते हैं और इसे हमने समांतर चतुर्भुज में ही रखा है। चलिए अब आता है हमारा वर्ग। वर्ग में क्या होता है, सारे गुण इस आयत के होते हैं और समांतर के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भुजाएं आपस में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं, ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है डी सी के, और डी सी बराबर है ए डी के। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या गुण है, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, और एक कोण भी इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। और लेकिन जो एक विशेष गुण है वो क्या है, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये इन दोनों आयत और वर्ग से अलग इसलिए है क्योंकि इसका ये जो कोण है, एक कोण इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसलिए ये इन दोनों से इस प्रकार अलग है। तो ये होगा हमारा समचतुर्भुज। तो अब आता है हमारा 3 नंबर, जो कि क्या है, एक पतंग है। पतंग की आकृति के कारण इसका क्या नाम पड़ रहा है, पतंग। लेकिन ये भी क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज इसलिए होता है क्योंकि 4 बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी भुजा आपस में समांतर नहीं होती है, कोई भी भुजा समांतर नहीं होती है। लेकिन आमने सामने की भुजाएं, ये छोटी वाली भुजा सामने वाली अपनी छोटी भुजा के बराबर होगी, यानी कि ए बी भुजा ए डी के बराबर होगी। और ये बड़ी वाली भुजा अपने सामने वाली बी सी भुजा डी सी के बराबर होगी। तो इसलिए इसे
देखिए इस प्रकार समझ सकते हैं, ए बी भुजा क्या होगी, ए डी के बराबर होगी, और भुजा बी सी किसके बराबर होगी, भुजा डी सी के। ठीक है ना, और इसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।